हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आई होप गाइस आप सभी का हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जब मैंने हिंदी के पेपर से रिलेटेड स्टूडेंट से रिव्यू लिए थे तो काफ़ी अच्छे रिव्यू निकल करके आए थे सामने। काफ़ी ज़्यादा बच्चे खुश थे कि उनका पेपर बहुत अच्छा गया है। तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोगों का भी पेपर बहुत अच्छा गया होगा। कई लोग पेपर लीक को लेकर के परेशान हैं कि पेपर लीक हो गया, दोबारा हो गया या ना होगा। बट मैं अभी आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि वो सारी बातें आप छोड़ करके अभी अपना जो आने वाला पेपर है इंग्लिश, उस पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो पेपर जा चुका है, उस पर ध्यान ना देते हुए अभी आपको ज़रूरत है कि आप अपने इंग्लिश के पेपर पर ध्यान दीजिए। मैं आपको इस वाले वीडियो में जिस तरह से हिंदी का बताया था उसी तरह से इंग्लिश का पेपर प्रेजेंटेशन बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ में कुछ इंग्लिश के पेपर से रिलेटेड कुछ टिप्स भी दूंगा, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपका इंग्लिश का पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन को। तो आपका इंग्लिश के पेपर को प्रेजेंट करने का तरीका समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक मॉडल क्वेश्चन पेपर का यूज़ कर रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको आपका पेपर प्रेजेंटेशन रखना है। तो देख सकते हैं आप गाइज, आपका पेपर इस प्रकार से आएगा। जैसा ये वाला जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसमें सबसे पहले आपको सेक्शन ए दे रखा है और इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पैसेज वाला क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं कि आपकी आंसर शीट जो है वो इस टाइप की आती है। तो आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, आप चाहो तो दोनों साइड मार्जिन ड्रॉ कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो नहीं कर सकते हो, ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बट एक साइड आपको मार्जिन ड्रॉ करनी होती है। अगर ड्रॉ ऑलरेडी आती है तो बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? मिडल में यहाँ पे पहले सबसे पहले सेक्शन ए लिखना है। सेक्शन ए, फिर यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे सेक्शन ए लिखोगे आप, फिर उसके नीचे एक ब्रैकेट देके यहाँ पे रीडिंग लिखना। मैं ऐसा ही जनरली करता था। और सेक्शन ए को इन्वर्टेड कॉमर्स में क्लोज करके उस पर 2 लाइन ड्रॉ कर देना। इस तरह से आपको इसको स्टार्ट करना है। फिर क्या करना है, जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि ये जो रीडिंग वाला सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा पैसेज है। तो पैसेज के ये 3 शब्द स्टार्टिंग के और यहाँ पे लास्ट में जो दे रखे हैं, ये जो यहाँ के आखिरी 2-3 शब्द, इनको लिख देना है। समझ रहे हो आप कैसे बोल रहा हूँ मैं? जैसे यहाँ पे पहले अपन ने रीडिंग डाल दिया, यहाँ पे सेक्शन ए लिख दिया, यहाँ पे रीडिंग डाल दिया, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डाला, फिर पैसेज के कुछ शब्द, फिर डैश 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 डैश, फिर यहाँ पे पैसेज के कुछ आखिर के शब्द, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप। तो इससे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन बनता है। तो ये आप लोगों को सबसे पहले कर लेना है। फिर उसके बाद डायरेक्ट हम लोगों को आना है क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे, जैसे आपको बता दूं, देखो पैसेज आप तो चाहो तो ये क्वेश्चन को सबसे आखिरी में कर सकते हो, इसको छोड़ के रख सकते हो। क्या करना है, जैसे आपको मैंने बताया, क्वेश्चन स्टार्ट करना है, डैश डैश करके जगह छोड़ के रख देना। फिर उसके बाद ये डाल देना क्वेश्चंस करके, फिर क्वेश्चन नंबर 1 डाल देना, 1 उसके लिए जगह छोड़ देना, 2 डाल देना, उसके लिए जगह छोड़ देना। अगर आप कंटिन्यूटी में करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 1 डालना है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए डालना है, फिर इस तरह से एरो करके यहाँ पे आंसर लिख देना है। वैसे ही बी का, सी का, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, टिक द करेक्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 2 डालना है सीधा। और उसमें से ए बी सी डी जो भी आंसर है, जैसे ए आंसर है ए और ए ऑप्शन का जो लिखा हुआ है, जैसे 2002 और 2006 लिखा है, तो ये लिख के आ जाना है उसमें। ठीक, ऐसे चारों ऑप्शन लिख के आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप लोगों के ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, आप लोगों का पैसेज वाला। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक, दूसरा जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो आता है रीडिंग से ही रिलेटेड। ये भी एक और पैसेज है। तो पैसेज मैंने आप लोगों को अभी बता दिया फॉर्मेट कि किस तरह से आप लोगों को कर लेना है। तो पैसेज से रिलेटेड आपको किसी तरह की कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि अब होने वाली है। तो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, सेक्शन बी। तो सेक्शन बी आता है हमारा राइटिंग। तो राइटिंग में क्या होता है, हमको किसी चीज़ को ब्रीफली लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने मन से लिख सकते हो। आपको बार बार बताता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है कि बुक में जैसा लिखा हुआ आपको वैसे ही लिखने की ज़रूरत, बिल्कुल नहीं। आप चाहो तो अपने मन से पूरे के पूरा आंसर बना के लिख सकते हो, आपकी कोई नंबर नहीं काटने वाला। ठीक है, तो सेक्शन बी जो है हमारा राइटिंग आता है। तो राइटिंग में सबसे पहला जो सेक्शन हमको दे रखा है ये है एक नोटिस। नोटिस लिखने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप देना चाहूँगा। देखो, आप लोगों की जो आंसर शीट होती है ना, वो इस टाइप से होती है। ये ऐसी आंसर शीट है। ट्राई करना नोटिस, लेटर, ऐसे या फिर ऐसे जो लॉन्ग कंपोजिशंस होते हैं, इनको आप नए पेज से स्टार्ट करो। जितना आप नए पेज से स्टार्ट करोगे वो उतने अच्छे दिखते हैं। जैसे हमको नोटिस लिखना है, तो नोटिस में आपने यहाँ पे डाल दिया क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। पहले तो यहाँ पे आपने लिख दिया राइटिंग। ठीक, सेक्शन बी राइटिंग, उसको इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप और वाला कर रहे हो तो यहाँ पे 3 के बाद और लिख देना, अगर नहीं कर रहे हो तो कुछ मत लिखना, जैसा मैंने आपको हिंदी के पेपर में बताया था। तो इस तरह से आपने कर दिया। फिर नोटिस लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालना नोटिस बीचों बीच में, फिर उसको 2 लाइन से उसको अंडरलाइन कर देना। फिर जब नोटिस में एक चीज़ ये करना है आपको गाइस, कि यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर नोटिस लिखना है, बना के बॉक्स बना करके उसके अंदर नोटिस लिख करके आना है। ठीक, इस तरह से अगर आप नोटिस लिखोगे तो आपको गारंटीड पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ऑलराइट, तो नोटिस का फॉर्मेट आप समझ गए। आपको फॉर्मेट तो आता होगा, अभी तक तो आप सीख ही चुके होगे। अगर नहीं सीखे तो मैंने एक वीडियो बनाई थी नोटिस पे, तो आप चाहो तो उसको देख सकते हो।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये लेटर है। लेटर भी सेम चीज़, ट्राई करना कि नए पेज से स्टार्ट करो। ये अपनी आंसर शीट है, नए पेज से स्टार्ट करना। लेटर का फॉर्मेट, फॉर्मल इनफॉर्मल कैसे होते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर नहीं देखी है तो उसको भी देख लेना एक बार, आप समझ जाओगे कि कैसा होता है फॉर्मल लेटर, कैसा होता है इनफॉर्मल लेटर। इसमें बस जो मेन होता है फॉर्मेट, स्टार्टिंग की अगर आपने फॉर्मेट सही लिख दिया कि टू द प्रिंसिपल या फिर टू द वॉचमैन या फिर जो भी हो वो लिख दिया सही से, फिर उसके बीच में जो मेन कंटेंट है, जो आपको चीज़ें डिस्क्राइब करना, वो अपने मन से भी फेंक के आ जाओगे तो उस पर कोई ध्यान नहीं देने वाला। मेन जो नंबर होते हैं आपके फॉर्मेट पे होते हैं। आई होप आपको पता होगा कि लेटर का डिवीजन किस प्रकार से रहता है, कौन सी चीज़ पे कितने नंबर रहते हैं, तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को लेटर लिखना है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, वो है आप लोगों का पाँचवा क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि एनएसएस के कैंप है उसके बारे में कुछ पॉइंट दे रखे हैं। आई एम सॉरी। तो इसमें आप लोगों को लिख करके आना है, ठीक। तो आपको पूरे जो पॉइंट दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है सब कुछ। इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। आप लोगों को दूसरे इसमें बोला है कि इसमें एक छोटा सा पैराग्राफ लिख देना, आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं। पॉइंट्स आप लोगों को दे रखे हैं तो आप लोगों को दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भी आप लोग इसमें से चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने प्रॉब्लम चूज़ के लिए द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसको कैसे डिस्क्राइब करूँगा, पहले आपने डाल दिया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे डाल दिया आपकी हेडिंग कि हम ए वाला लिख रहे हैं। एनी 1 बोला है उसने, अच्छे से पहले ये पढ़िएगा कि क्या बोला है एनी 1। अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आप चारों के चारों लिख के आ जाओगे, वरना एनी 1 बोला है तो कोई एक चूज़ कर लिया। जैसे हमने लिख लिया द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसको ए डाल के हम बीच में लिख देंगे द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसको अच्छे तरीके से इन्वर्टेड कॉमर्स में क्लोज कर देंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट में इसको खत्म करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो 4 पॉइंट में खत्म। व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की हमने डेफिनेशन लिख दी। वाई इट इज़ कॉज्ड, यानी कॉजेज़ क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के, वो लिख दिए। फिर तीसरा पॉइंट डाल दिया हमने कि अनएम्प्लॉयमेंट से होने वाली प्रॉब्लम क्या क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट डाल दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो कैसे ठीक कर सकते हैं, सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी की अपॉर्चुनिटी, जितने ज़्यादा लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे, जितने अच्छा एजुकेशन प्राप्त करेंगे उतना अच्छा उनको जॉब मिलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा। लोगों को जो सरकार एकदम फ्री स्कीम दे देती है, जैसे लोअर कास्ट के जो बच्चे हो गए या फिर लोअर कास्ट के जो लोग हो गए उनको राशन फ्री, घर फ्री, तो उसके कारण लोग काम करने की इच्छा ही नहीं रखते। इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ता जा रहा है क्योंकि उनको सब कुछ फ्री में बन के मिल जा रहा है, तो ऐसे लोग क्यों काम करना चाहेंगे। तो इस तरह के कुछ एकदम जो अच्छे पॉइंट है, जो कि वैलिड पॉइंट्स होते हैं, अगर आप उसको पुट ऑन करते हो तो आप लोगों का जो पैराग्राफ ईजीली बन जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है सेक्शन सी, ग्रामर। ग्रामर देखो, मैं तो आप लोगों को एडवाइस दूंगा अगर आप लोगों को आती है तो ही अटेम्प्ट करना, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द लिखना है। अगर एक शब्द गलत हो गया तो 1 नंबर गया, अगर सही हो गया तो 1 नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने जैसे यहाँ पे पूछा है शुड, वुड और कुड, आपने आंसर था मान लो शुड और आपने करके आगे वुड, तो ये थोड़ी ना बोलेंगे इन्विजिलेटर कि चलो बच्चे ने अटेम्प्ट तो किया है इसको आधे नंबर दे देते, ऐसा नहीं होता। ग्रामर है, अगर सही है तो ही नंबर मिलेगा, वरना 0। तो इसको अगर आपको लगता है कि आप लोगों को कंफर्म है तो ही करना, अगर नहीं हो रहा है तो किसी से आजू बाजू से पूछ के देखो। आप पहला पेपर आपने दे दिया, इतना तो समझ चुके होंगे आप चीटिंग होती है या नहीं होती है, कितना आसान होता है एक दूसरे से पूछना। अगर आपको लगता है कि आप लोगों के सेंटर में हो जाता है ऐसा कुछ, तो एक दूसरे से या फिर किसी ऐसे बच्चे से जो कंफर्म है इस बारे में, उनसे पूछ के लिख लेना, ठीक है। क्योंकि ये 1 नंबर आप लोगों का पूरा पूरा आना चाहिए। अगर इसमें गलती होती है तो 1 नंबर चला जाएगा। ग्रामर पार्ट में मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होंगी, आप लोगों को सीधा क्वेश्चन नंबर डालना है। जैसे वाला आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे डाल दिया आपने, क्वेश्चन नंबर 6। ये ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 का 1 डालना, 1 का आंसर, 2 डालना, 2 का आंसर, इस तरह से इसको कर देना। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, इसमें भी कुछ ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर अपना सेक्शन नंबर डी, टेक्स्ट बुक। तो ये टेक्स्ट बुक पे आधारित है सब कुछ चीज़ें। इसमें भी आप लोगों को बताया, देखो यहाँ पे पैराग्राफ दे रखा है, तो ये 2-3 वर्ड लिखना, डैश डैश डैश, फिर आखिरी में ये 2-3 वर्ड, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन हेडिंग डालना, क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन हेडिंग डालना, फिर उसका जो आंसर है वो टिक कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 डालना है, फिर उसका जो आंसर है वो लिख के आ जाना है। इस तरह से आप लोगों को करना है, इसमें भी कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होंगी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखना है। ये भी पहले ही वाले जैसा है, क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा। तो इसको मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरह से करना है। इसका बी भी दे रखा है, ये भी सेम है, इसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज़ का। यहाँ पे लिखा है any5, तो any5 ही करना है, ठीक है। any5 यहाँ पे आप लोगों को 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से 5 करना है, यानी 5 ही करना है। कोई भी 5 चूज़ कर सकते हो, रैंडमली कोई भी चूज़ कर सकते हो। इसको आप लोगों को बोला है 30 वर्ड्स में करना है, तो 30 वर्ड्स गिनते मत बैठना कि 30 वर्ड हो गए। जैसे आप लोगों की आंसर शीट है, देखो अब यहाँ पे ना एक सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक सिमेट्री बना के रखने की। मान लो इसने 30 वर्ड बोला है,
30 वर्ड आप लोगों के आ रहे हैं, अराउंड 5 से 6 लाइन में हो जाता है। ठीक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 से 6 लाइन में हो जाता है। मान लो आपने पहला क्वेश्चन लिखा, वो आप लोगों की आंसर शीट की इतनी स्पेस ले ली उसने। दूसरा क्वेश्चन भी ट्राई करना कि इतनी या इससे थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी कम स्पेस में हो जाए। ये मत करना गाइस गलती कि जैसे आपने पहला क्वेश्चन ले लिया 2 नंबर का, उसको लिख दिया इतनी जगह में और दूसरा क्वेश्चन लिख दिया पूरा इतनी जगह में। तो समझ रहे हो आप, ये बहुत बड़ा दिख रहा है 2 नंबर के लिए और ये उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा है। तो या तो ये बहुत कम मानेगा आपका इन्विजिलेटर या फिर इसको ओवर राइटिंग मानेगा। तो ऐसे में मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। तो ट्राई ये करना है कि सिमेट्री बना के रखना। अगर 2 लाइन के 2 नंबर के क्वेश्चन लिख रहे हो तो हर क्वेश्चन को 5 से 7 लाइन में ख़त्म कर देना। ठीक, उसी तरह से आप लोगों को बाकी क्वेश्चन में भी ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दे रखे 3 नंबर के, तो इन पे भी क्या करना है, आप लोगों को बताया, आप लोगों को सिमेट्री बना करके रखना है कि ट्राई करना इतने से इतने लाइन के बीच में ही आप लोगों के क्वेश्चन है। यहाँ पे एनी 3 बोला जा रहा है। ठीक, एनी 3 क्वेश्चन, तो एनी 3 ही करना है आप लोगों को। ये एनी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना क्योंकि इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे एनी 2 बोला जा रहा है, 3 क्वेश्चन दिया है, आप लोगों को 30 वर्ड में लिखना है। इसमें भी आई होप कि कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद एनी 2 बोला जा रहा है, यहाँ पे भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे बोला गया जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन, आपको जस्टिफाई करने बोला है कि क्यों इस जो स्टोरी है इसका टाइटल लास्ट लेसन जो रखा गया है वो सही है या नहीं है। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जस्टिफाई करो ये सही है या नहीं, तो बिल्कुल सही है। कैसे सही है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो लास्ट लेसन है, ये जो स्टोरी है ये इनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, क्योंकि ये उस टाइम ऐसा ऐसा वॉर चल रही थी, उसके कारण जो टीचर है, एक लड़का है हमारा, वो लड़का को पढ़ना लिखना बिल्कुल पसंद नहीं, स्कूल जाना पसंद नहीं है। पर जैसे तैसे करके वो उस दिन स्कूल जा रहा होता है। फिर आखिरी में उसको पता चलता है कि उसके जो टीचर है उनका ये आखिरी दिन है यहाँ पे। उनके टीचर काफ़ी सच धज के आए हैं, इमोशनल हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये उनका आखिरी लेक्चर होता है। ये लेक्चर के बाद वो कभी अपना जो स्कूल है उसमें लेक्चर नहीं देने वाले होंगे। तो ये जो टाइटल है द लास्ट लेसन, ये इस स्टोरी के लिए एकदम परफेक्ट और सूटेबल टाइटल है। इस तरह से आपको जस्टिफाई करके आ जाना है। आप लोगों को 75 वर्ड बोला है, यानी आधा पेज के आसपास आप लोग अगर लिख देते हैं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपको मार्क्स मिलेंगे। आधा पेज से ज़्यादा भी लिख सकते हो। ठीक, 14 नंबर का क्वेश्चन ये थोड़ा और बड़ा बोला गया है। 15 नंबर का क्वेश्चन, इसमें भी आप लोगों को यही है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को 1 पेज मैक्स टू मैक्स अगर लिख भी दिया तो 1 पेज, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं तो कहूँगा आधे या फिर आधे से थोड़े से ज़्यादा पेज में अगर आप लिख के आ जाते हो तो ये आप लोगों के लिए सूटेबल होगा। उतनी ही आप लोगों की स्पेसिंग होना चाहिए 3 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से। ज़्यादा आप लोग अगर उसमें कचरा करोगे तो ओवर राइटिंग कहलाएंगी। तो इस तरह से आप लोगों को आपके इंग्लिश का पेपर जो है वो प्रेजेंट करना है। अगर और भी कोई डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं कोई वीडियो लेकर के आ पाऊँ। टिप्स और कुछ आप लोगों को दूँ तो देखो, हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन रखना, इंग्लिश का पेपर है। जहाँ जहाँ मैंने आप लोगों को जैसे बताया, स्पेलिंग मिस्टेक का ध्यान रखना। देखो अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो होने देना। मान लो अगर आपको लगता है, देखो यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब ब्रीफ चार्लीज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इन द 3rd लेवल, तो ये जो लिखा है, ठीक है ना गाइज, ये जो लिखा हुआ है ये कितना सिस्टमेटिक लिखा हुआ। अगर यहाँ पे किसी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक हो भी जाए ना तो आप लोगों को अंदाज ही नहीं होगा क्योंकि इतने अच्छे से लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे गलती करोगे, जैसे आपने डिस्क्राइब लिख दिया, फिर ब्रीफ की स्पेलिंग आपको नहीं आ रही, आपने उसको एक बार काटा, यहाँ ब्रीफ लिखा, फिर गलत होगी, एक और बार काटा, तो उससे क्या इंप्रेशन पड़ता है कि यहाँ पर गलती हो रही है। तो एग्जामिनर आपके कॉपी को और अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करेगा। जितना आप सिस्टमेटिक लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। तो ट्राई करना, अगर गलती होती है तो जस्ट एक अंडरलाइन करके उसको छोड़ देना। पूरा ज़्यादा काटा पीटी करने की जो ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पेपर को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना, या फिर 1 से लेकर के आखिरी क्वेश्चन पे जाना, या फिर लास्ट से फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना, चॉइस आपकी। ऐसा मत करना कि पहले 12वां क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर पहला कर रहे हैं, फिर 13वां कर रहे हैं, फिर 5वां कर रहे हैं। तो रैंडम सीक्वेंस मत बिगाड़ना, एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है चेक करने में। नीट एंड क्लीन रखना, 2 लाइन्स ड्रॉ करके आना। आप लोगों को बता चुका हूँ मैं, आप लोगों को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपके एग्जाम सेंटर में, वो सारी चीज़ों को अच्छे से रख लेना अपने पास। बाकी तो मेरे हिसाब से मेरे स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आप लोगों के इंग्लिश के पेपर के लिए। जो भी होगा अच्छा होगा गाइज। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट वंस अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।